हमने जाना संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ने वाला मुकर्रबा खान को संताजी ने दर्दनाक मौत मार डाला। अब वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में जय संभाजी महाराज लिखो दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मराठा योद्धाओं को जब यह समाचार मिला कि मुकर्रबा खान, जिसने संभाजी महाराज को पकड़वाने में विश्वासघात किया था, संताजी के हाथों एक भयानक मौत मारा गया, तो उनके दिलों में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को थोड़ी शांति मिली। अब उन्हें यकीन हो चला था कि औरंगजेब का अंत भी निकट ही है। इधर औरंगजेब चिंता में बुदबुदाता है, पहले शिवाजी फिर संभाजी और अब यह संताजी और धनाजी, ना जाने अभी कितने और उसके जैसे हैं। या अल्लाह रहम कर, कहीं ऐसा ना हो आपकी बनाई दुनिया को मैं तबाह करने पर मजबूर हो जाऊं। एक वजीर कांपते हुए बोला, आलमगीर, अब हालात हमारे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सबकी कब्रें यहीं दक्कन की धरती पर खुद जाएं। इन मराठाओं को संभालना अब नामुमकिन लगता है। हमें दिल्ली लौट जाना चाहिए। यह सुनते ही औरंगजेब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में अंगारे जलने लगे। वह बिना एक पल गंवाए उस वजीर की तरफ बढ़ा और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। पूरे दरबार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपने सैनिकों को घूरते हुए आदेश दिया, रानी येसुभाई और उनके बेटे शाहू को दरबार में लाया जाए। रानी येसुभाई को देखते ही औरंगजेब के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, जानती हो, इस तख्त के लिए मैंने अपने सगे बाप और भाई तक को नहीं छोड़ा, तो भला मराठों को कैसे छोड़ दूंगा? मैं पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। रानी येसुबाई बेखौफ खड़ी रहीं और बोली, औरंगजेब, तेरे आंखों में थोड़ा डर नजर आ रहा है, क्योंकि शायद अब तक तो तुझे पता चल ही गया है कि ना तो शिवाजी महाराज मरे हैं, ना ही संभाजी महाराज। वो दोनों आज भी सबकी रगों में जिंदा हैं। इस घटना से बेचैन होकर औरंगजेब ने अपने सबसे पुराने विश्वास पात्र वजीर जुल्फिकार खान को संदेश भिजवाया, तुरंत अपनी फौज लेकर झिंझी किले की तरफ कूच करो। मुझे राजाराम का सिर चाहिए, लेकिन लौटना तभी जब वह तुम्हारे हाथ में हो। जुल्फिकार खान बिना समय गवाए अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। उधर मराठों के खेमे में राजाराम महाराज बेचैन थे। उन्होंने व्याकुलता से कहा, मुझे भाभी माँ, दादी और शाहू जी की चिंता सता रही है। न जाने वह क्रूर औरंगजेब उनके साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। संताजी ने अपनी मुट्ठी कस ली और आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह गरजे, महाराज, अब और बर्दाश्त नहीं। अगर इस बार उस दुष्ट ने हमारे परिवार पर हाथ डाला तो मैं मां जगदम्बा की सौगंध खाकर कहता हूं, मुगल सल्तनत की जड़ें तक उखाड़ दूंगा। छत्रपति राजाराम ने संताजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, संताजी, आपकी और धनाजी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने महाराज संभाजी का बदला लेकर सबके मन में जोश और संतुष्टि भर दी। इधर जुल्फिकार खान 6 महीने की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार झिंझी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम था, जहां 3 विशाल पर्वत अपनी अभेद्य दीवार की तरह खड़े थे। पश्चिम की ओर का पहाड़ राजगिरी, उत्तर का कृष्णगिरी और दक्षिण का चंद्रायण दुर्ग कहलाता था। इस दुर्गम इलाके पर सीधे हमला करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सितंबर 1690 में जुल्फिकार खान 6 महीने की कठिन यात्रा के बाद झिंझी के किले के सामने तो पहुंच चुका था, लेकिन सामने से हमला करना उसके लिए असंभव जैसा था। ऊंची पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यह किला प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ था। ऐसे में उसे मजबूरन घेराबंदी करनी पड़ी, मगर इसके लिए भारी तोपखाने और गोला बारूद की आवश्यकता थी, जिसका इंतजाम होने में समय लग रहा था। अपनी रणनीति को और प्रभावी बनाने के लिए उसने यूरोपीय विशेषज्ञों से सहायता लेने का विचार किया और कुछ सैनिकों के साथ मदद जुटाने निकल पड़ा। इसकी खबर जब महाराज राजाराम तक पहुंची तो उन्होंने झिंझी को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया और वहां एक नया अष्टप्रधान मंत्रिमंडल गठित किया। यह निर्णय मराठा इतिहास में एक नए युग की शुरुआत था। संताजी घोरपड़े के अपार शौर्य से प्रभावित होकर राजाराम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित कर दिया। उधर जुल्फिकार खान अब अपनी पूरी तैयारी के साथ हमला करने को तैयार था। उसने 60 तोपों को मोर्चे पर तैनात किया और मराठाओं को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन राजाराम महाराज ने इसे सख्ती से ठुकरा दिया। इसके बाद मुगलों ने भीषण बमबारी शुरू कर दी, जो कई दिनों तक जारी रही, मगर मराठा सैनिकों की दृढ़ता और झिंझी की मजबूत दीवारों के कारण मुगलों को कोई खास सफलता नहीं मिली। इस दौरान झिंझी के बाहर भीषण गर्मी और लंबे युद्ध से थकी मुगल सेना बुरी तरह बेहाल हो चुकी थी। सैनिकों की हालत बिगड़ने लगी थी। हालात को बिगड़ता देख जुल्फिकार खान ने औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि उसे और अधिक सेना और विशाल हथियारों की आवश्यकता होगी, ताकि किले को भेदा जा सके। औरंगजेब ने संदेश पढ़ते ही तुरंत अपने वजीर असद खान, जो कि जुल्फिकार खान के पिता भी थे, और अपने छोटे बेटे मोहम्मद कामबख्श मोरमान को झिंझी रवाना होने का आदेश दे दिया। लेकिन औरंगजेब को अब भी इस बात का संदेह था कि वे मराठाओं को हरा पाएंगे। इसीलिए उसने एक और चाल चली। उसने 2 मराठा विश्वास पात्रों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, क्या तुम दोनों को राजा बनना है? तो फिर मेरी शर्त मानो, जो चाहोगे वह मिलेगा। इधर जुल्फिकार खान की हालत बिगड़ती जा रही थी। संसाधनों की कमी के कारण वह समझ चुका था कि झिंझी को जीतना आसान नहीं होगा। हार की संभावना को भांपते हुए उसने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और किले को छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने निकल पड़ा। इसी संघर्ष के बीच 1691 का वर्ष समाप्त हो गया। राजाराम महाराज ने उन मराठाओं को फटकारते हुए पूछा, नागोजी, तुमने अपने ही लोगों को छोड़कर मुगलों की सेवा क्यों की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? नागोजी ने सिर झुका लिया और शर्मिंदगी से बोले, महाराज, हमसे गलती हो गई। हम लालच में बहक गए थे, लेकिन अब अपनी पूरी निष्ठा के साथ स्वराज्य की सेवा करेंगे। इस पर राजाराम महाराज ने गर्व से कहा,
मैं अपने पिताजी और भाई का सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं सबको एक साथ लेकर चलूंगा। उधर संताजी और धनाजी 3,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ महाराष्ट्र से निकल चुके थे। उनके जल्दी आने से मराठों की स्थिति और मजबूत हो जाती। इसी बीच जिंजी के बाहर असद खान के नेतृत्व में मुगलों की मदद पहुंच चुकी थी। 1692 की शुरुआत में जुल्फिकार खान ने एक बार फिर से घेराबंदी तेज कर दी। मुगलों ने तोपों की भारी बौछार शुरू कर दी, जिससे युद्ध और भीषण होता जा रहा था। 6 महीने यूं ही बीत गए और मानसून का आगमन होते ही पूरा देश जलमग्न हो गया। बेमौसम की मूसलाधार बारिश से मुगलों की परेशानी और बढ़ गई। लेकिन जैसे ही बारिश थमी, जुल्फिकार खान ने एक बार फिर झिंझी की घेराबंदी तेज कर दी। इसी बीच महाराष्ट्र से संताजी और धनाजी 3,000 सैनिकों के साथ निकले और रास्ते में मुगलों की चौकियों पर आक्रमण कर दिया। इन हमलों से मुगल सेना बुरी तरह हिल गई। जब जुल्फिकार खान को पता चला कि संताजी कांचीपुरम तक पहुंच चुके हैं, तो उसने तुरंत उन पर हमला करवाया। परंतु संताजी ने न केवल इस हमले को विफल कर दिया, बल्कि मुगलों की टुकड़ी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वे कई मुगल थानेदारों और सैनिकों को बंदी बनाकर झिंझी ले गए। मराठाओं के इस हमले से जुल्फिकार खान पूरी तरह हताश हो चुका था। उसकी स्थिति दुविधा में थी। वह पीछे भी नहीं हट सकता था, क्योंकि औरंगजेब ने स्पष्ट आदेश दिया था, या तो विजय लेकर लौटो या अपनी जान गंवा दो। डबल एस्ट्रिस्क। 1693 के प्रारंभ में जुल्फिकार खान ने अपने पिता असद खान के परामर्श पर एक नई योजना बनाई। अब वह सुलह की रणनीति अपनाना चाहता था, लेकिन इसके पीछे उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। असद खान दक्षिण भारत में समाप्त हो चुके आदिल शाही और कुतुबशाही राज्यों की तरह अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। उसका मानना था कि 80 वर्षीय औरंगजेब शीघ्र ही काल के गाल में समा जाएगा और इसके बाद दिल्ली की गद्दी के लिए उसके पुत्रों के बीच गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर असद खान दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित कर सकता था। इसीलिए उसने जुल्फिकार खान को निर्देश दिया कि वह जिंजी की घेराबंदी में जानबूझकर ढिलाई बरते और राजाराम महाराज के साथ गुप्त संधि करने का प्रयास करे। इसी दौरान औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद कामबख्श नजमन को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उसने इसका विरोध किया, जिससे जुल्फिकार खान और कामबख्श के बीच तनाव बढ़ गया। अपनी योजनाओं के विफल होने के डर से असद खान और जुल्फिकार खान ने मिलकर कामबख्श को बंदी बना लिया, जिससे मुगल सेना दो गुटों में विभाजित हो गई। इस आंतरिक संघर्ष का सीधा लाभ मराठाओं को मिला। राजाराम महाराज को जब जुल्फिकार खान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसे अपने पक्ष में भुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ गुप्त रूप से जुल्फिकार खान से संपर्क साधा और संभावित संधि पर चर्चा की। परिणाम स्वरूप जुल्फिकार खान ने जिंजी की घेराबंदी धीरे धीरे हल्की कर दी और अपने सैनिकों को 30 मील उत्तर स्थित वांडीवाश में तैनात कर दिया। लेकिन जब यह समाचार संताजी तक पहुंचा, तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। संताजी का एकमात्र उद्देश्य था मुगलों का पूरी तरह सफाया करना। बिना किसी आदेश की परवाह किए उन्होंने मुगलों पर आक्रमण करना जारी रखा और उनकी कई टुकड़ियों को तहस नहस कर दिया। संताजी घोरपड़े की युद्ध नीति अत्यंत कठोर थी। वे शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित सैन्य अनुशासन के सख्त अनुयायी थे और स्वराज्य की सुरक्षा के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी। इसके विपरीत धनाजी जाधव की प्रवृत्ति अधिक उदार थी। वे कई बार टालमटोल कर जाते थे और अपने सैनिकों पर कठोर नियंत्रण नहीं रखते थे। यह असमानता मुगल गुप्तचरों के लिए एक अवसर बन गई। नागोजी माने, जो गुप्त रूप से मुगलों से मिल चुके थे, उन्होंने मराठा खेमे में फूट डालने का षड्यंत्र रचा। धीरे धीरे उन्होंने धनाजी के प्रति मराठा सरदारों की निष्ठा बढ़ाने और संताजी के प्रति असंतोष उत्पन्न करने का कार्य शुरू किया। कुछ ही समय में कई मराठा सरदार संताजी से अप्रसन्न हो गए और धनाजी के प्रति झुकने लगे। नागोजी माने की कूटनीति इतनी प्रभावी रही कि संताजी और धनाजी के बीच तनाव बढ़ने लगा। रामचंद्र पंत अमात्य बार बार संताजी को संयम बरतने की सलाह देते रहे, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे विकट होती जा रही थी। नागोजी ने दोनों वीरों के दलों में शामिल होने वाले कई छोटे सरदार को भड़काने का काम चालू कर दिया। सभी मराठा वीर संताजी से नाराज होने लगे और धनाजी के प्रति पूरी तरह से आसक्त रहने लगे। नागोजी ने धीरे धीरे इतना जहर घोल दिया कि संताजी धनाजी से ईर्ष्या करने लगे। रामचंद्र पंत जी भी उन्हें लगातार सलाह देते रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मराठा दरबार में संताजी के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगने लगा। सैनिक लगातार छत्रपति राजाराम के पास जाकर अपनी असहमति जताने लगे। जब भी संताजी से इन मुद्दों पर बातचीत की जाती, वे क्रोधित हो जाते। धीरे धीरे छत्रपति और संताजी के बीच एक अदृश्य खाई बन गई। बात इतनी बढ़ गई कि संताजी को लगने लगा कि अब राजाराम इस पद के योग्य नहीं है। इसी दौरान राजाराम के पास एक पत्र आता है। जैसे जैसे वे पत्र पढ़ते हैं, उनका चेहरा कठोर होता जाता है। उनके हाथों में कागज हल्का सा कांपता है। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, मेरा परिवार विशालगढ़ में है और चारों ओर शत्रु डेरा डाले बैठे हैं। मैं उन्हें यहाँ सुरक्षित लाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। हमें कुछ करना होगा। राजाराम की आंखों में दृढ़ता चमक उठती है। वे आगे कहते हैं, हमें समुद्री मार्ग से उन्हें लाना होगा। दरबार में एक हलचल मच जाती है। कोई कहता है, महाराज, ये मार्ग अत्यंत खतरनाक है। मुगल और सिद्दी समुद्र पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। परंतु राजाराम मुस्कुराते हैं और दृढ़ता से उत्तर देते हैं, जोखिम के बिना जीत नहीं मिलती। जल्द ही यह कार्य सौंपा जाता है राजापुर के प्रसिद्ध साहूकार लिंगो शंकर और विसाजी शंकर को। जब उन्हें पत्र मिलता है, तो वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। विसाजी कहते हैं, महारानी ताराबाई और राजसबाई को सुरक्षित निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं। लिंगो शंकर दृढ़ता से सिर हिलाते हैं, हमारे जहाज समुद्री तूफानों के आदी हैं। हम यह कार्य अवश्य पूरा करेंगे। रात के अंधेरे में विशालगढ़ के गुप्त घाट पर महारानी ताराबाई और राजसबाई अपने विश्वासपात्र मराठा सैनिकों के साथ छिपी हुई हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। दूर किले की प्राचीर पर मुगलों के पहरेदार मशालों के साथ गश्त कर रहे हैं। एक सैनिक फुसफुसाता है, महारानी, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा।
इससे पहले कि मुगलों को भनक लगे। ताराबाई पीछे मुड़कर विशालगढ़ की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में संकल्प की चमक है। वे धीमे स्वर में कहती हैं, हमें स्वराज्य की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, चलो। धीरे धीरे वे गुप्त मार्ग से घाट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे कोंकण के सघन जंगलों में प्रवेश करते हैं, अचानक मुगल सैनिकों की आहट सुनाई देने लगती है। एक मराठा योद्धा तेजी से आगे बढ़ता है और फुसफुसाता है, मुगल सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं। ताराबाई दृढ़ता से उत्तर देती है, हम भागेंगे नहीं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। समुद्र के किनारे यशवंतगढ़ के बंदरगाह पर मराठों के जहाज तैयार खड़े हैं। सब जल्दबाजी में उन पर चढ़ते हैं। समुद्री लहरें उग्र हो रही हैं। जैसे ही जहाज बंदरगाह छोड़ता है, दूर से मुगलों के घुड़सवार आते दिखते हैं, लेकिन वे देर कर चुके होते हैं। ताराबाई जहाज के किनारे खड़ी होकर दूर तक फैले समुद्र को देखती हैं। वे सोचती हैं, यह युद्ध कठिन था, पर हमें झिंझी तक पहुंचना ही होगा। इसके बाद महीनों की कठिन यात्रा शुरू होती है। जंगलों के दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए अंततः 1694 के अंत में ताराबाई और राजसबाई सुरक्षित रूप से झिंझी पहुंचती हैं। जैसे ही वे किले के द्वार पर पहुंचती हैं, राजाराम महाराज प्रसन्नता और गर्व से उनका स्वागत करते हैं। वे उत्साहित स्वर में कहते हैं, ताराबाई, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। जब तक स्वराज्य की ज्वाला जल रही है, तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कासिम खान और हिम्मत खान के नेतृत्व में भारी मुगल सेना को परास्त करने में संताजी और उनके योद्धाओं ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई। इस विजय से राजाराम महाराज प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने आदेश दिया, अब कुछ समय तक युद्ध विराम रहेगा। सेना को विश्राम की आवश्यकता है। संताजी ने कड़े स्वर में विरोध किया, महाराज, क्या आप शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बलिदान को भूल रहे हैं? यह संघर्ष तभी समाप्त होगा जब स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्र होगा। राजाराम गहरी सांस लेते हुए बोले, संताजी, हमें यह भी सोचना होगा कि हमारी सेना लगातार क्षीण हो रही है। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। धनाजी जाधव की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, धनाजी, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। कृपया मुझसे अकेले में मिलिए। यह सुनकर संताजी के चेहरे पर असंतोष छलक उठा। उन्हें लगा कि अब महाराज उन्हें उतना महत्व नहीं दे रहे जितना धनाजी को। इस घटना के बाद उनके मन में एक अलग ही द्वंद्व शुरू हो गया। राजाराम का जुल्फिकार खान से मिलना और संताजी का संदेह। कुछ महीनों बाद संताजी जब एक युद्ध अभियान से लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि राजाराम महाराज जुल्फिकार खानन के शिविर में प्रवेश कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर संताजी का खून खौल उठा। वे सीधे महाराज के पास गए और आक्रोशित स्वर में बोले, महाराज, आप उस दुष्ट जुल्फिकार खान के पास क्यों गए? अब समझ में आया कि आप मुझे उसके खिलाफ युद्ध से क्यों रोक रहे थे। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? राजाराम का चेहरा कठोर हो गया। संताजी, आप सीमा पार कर रहे हैं। मैं वहां केवल शांति प्रस्ताव की चर्चा करने गया था। लेकिन संताजी शांत नहीं हुए। क्षमा करें महाराज, लेकिन अब मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। आप मेरा साथ दें या न दें, मैं अकेले ही मुगलों का संहार करूंगा। नवंबर 1690 में दरबार में हुए इस विवाद के बाद संताजी ने 20 से 25,000 सैनिकों नान के साथ झिंझी छोड़ने का निर्णय लिया। राजाराम को यह चिंता सताने लगी कि कहीं गुस्से में गए संताजी अनावश्यक युद्धों में अपनी सेना का विनाश न कर दें। इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि धनाजी जाधव को उच्च सेनापति नियुक्त किया जाए। धनाजी, अमृतराव निम्बालकर, हनुमंतराव घोरपड़े और अन्य मराठा सरदारों के साथ झिंझी से बाहर निकलकर संताजी का पीछा करने लगे। अंततः 9 जून 1699 को कांची के पास वे संताजी की सेना के सामने आ खड़े हुए। बहुत समझाने के बावजूद संताजी नहीं माने और युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में अमृतराव निम्बालकर, जो नागोजी माने के साले थे, गलती से हाथी के पैरों तले कुचलकर मारे गए। इस युद्ध के बाद राजाराम महाराज और अन्य मराठा सरदार झिंझी लौट गए, जबकि धनाजी कुछ समय के लिए महाराष्ट्र चले गए। उसी समय महारानी ताराबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय रखा गया। हालांकि संताजी ने कर्नाटक में मुगलों के खिलाफ कई युद्ध जारी रखे, परंतु जैसे जैसे उनकी सेना घटती गई और कोई विकल्प नहीं बचा, वे भी महाराष्ट्र लौटने को विवश हो गए। मार्च 1997 में राजाराम महाराज ने धनाजी जाधव को संताजी को वापस बुलाने का आदेश दिया। धनाजी ने संताजी का पीछा किया और यह दौड़ बीजापुर के निकट में जाकर रुकी। संताजी को जब यह खबर लगी कि धनाजी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हैं, तो वे तत्काल वहां से भाग निकले। परंतु सर लश्कर हनुमंतराव निम्बालकर, जो नागोजी माने के साले थे, ने संताजी का पीछा करना जारी रखा। भागते भागते संताजी महासवड़ के पास एक गांव में पहुंचे। दुर्भाग्य से इस गांव के लोग पहले ही संताजी से द्वेष रखते थे, क्योंकि अमृतराव निम्बालकर की मृत्यु का कारण संताजी को माना जाता था। इस गांव में नागोजी माने की पत्नी और अमृतराव की बहन राधाबाई रहती थी। जब संताजी ने शरण मांगी तो नागोजी ने उन्हें अपने घर में शरण दे दी। लेकिन इसी बीच राधाबाई ने अपने पति नागोजी और भाई हनुमंतराव से आग्रह किया कि वे संताजी को जिंदा न छोड़ें। संताजी को जब शक हुआ तो वे वहां से भाग निकले और करखेल क्षेत्र के घने जंगलों में जा छिपे। लगातार भागते रहने से थक चुके संताजी एक महादेव मंदिर मन के पास पहुंचे और स्नान करने का विचार किया। उन्होंने पानी में उतरकर राहत की सांस ली। तभी अचानक नागोजी माने आगे बढ़े और पीछे से संताजी का सिर काट डाला। संताजी घोरपड़े की मृत्यु एक महान योद्धा की दुर्भाग्यपूर्ण और धोखे से हुई हत्या थी। उनके अपने ही लोगों ने उनका अंत कर दिया, लेकिन उनका बलिदान मराठा इतिहास में वीरता और संघर्ष का प्रतीक बन गया।